नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड में हमारी जगह और जीवन के अर्थ से जुड़े कुछ दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कोशिश ये है कि इन स्रोतों के जरिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये ब्लैक होल क्या बला है, अंतरिक्ष में हमारा क्या भविष्य है, और इन सब का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस विशालता से। जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसमें कहते हैं करीब 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। 2 ट्रिलियन? सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। और अगर सिर्फ अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की बात करें तो उसमें ही लगभग 200 अरब तारे हैं। 200 अरब? हाँ, और अब तो हम ये भी मानते हैं कि ज्यादातर तारों के पास अपने ग्रह हैं, मतलब ग्रह प्रणालियां हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही पृथ्वी जैसे ग्रह शायद करीब 20 अरब हो सकते हैं। 20 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह? ये आंकड़ा तो मतलब सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम अकेले हैं। सही बात है, ये संभावना तो दिखाता है कि जीवन कम से कम केमिकल्स के तौर पर शायद उतना अनोखा ना हो। इसी विशालता में कुछ बहुत ही अजीब चीजें भी हैं, जैसे ब्लैक होल। ये कैसे बनते हैं? हाँ, तो ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब सूरज से कई गुना बड़ा, उसका ईंधन खत्म हो जाता है और वो मरता है। तो फिर? तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप को ही अंदर की तरफ खींच लेता है, एक बहुत छोटे से बिंदु तक सिकोड़ देता है। उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसके चारों तरफ वो होता है इवेंट होराइजन। हाँ, इवेंट होराइजन। ये वो सीमा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। रोशनी भी नहीं? नहीं। एक बार कोई चीज उस सीमा के पार गई तो उसका अंदर केंद्र की तरफ जाना तय है, आप रोक नहीं सकते। जैसे हम समय में सिर्फ आगे बढ़ सकते, पीछे नहीं जा सकते। लेकिन एक मिनट, अगर इवेंट होराइजन से कुछ निकल ही नहीं सकता तो फिर हमने इनकी तस्वीरें कैसे ली? अभी हाल में ही थी ना हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सजिटेरियस ए की, और M87 आकाशगंगा के ब्लैक होल की भी। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये कैसे हुआ? देखिए, हम सीधे ब्लैक होल को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसके ठीक बाहर, इवेंट होराइजन के पास जो चीजें हैं उन्हें। अच्छा। जब कोई गैस या धूल ब्लैक होल में गिरती है तो वो उसके चारों तरफ एक बहुत गर्म, तेजी से घूमती हुई डिस्क बना लेती है, अक्रीशन डिस्क। उस डिस्क से बेहिसाब रोशनी निकलती है और वो रोशनी ब्लैक होल के भयानक गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ जाती है। ओहो, तो जो तस्वीर है वो उस मुड़ी हुई रोशनी की है? बिल्कुल, उस मुड़ी हुई रोशनी और ब्लैक होल की छाया की। और ये तस्वीरें आइंस्टीन के सिद्धांतों को मतलब एकदम सही साबित करती हैं। कमाल है, मतलब हम उसके असर को देख रहे हैं, उसे नहीं। चलिए अब थोड़ा अंतरिक्ष अन्वेषण पर आते हैं। इसमें यह मानव बनाम रोबोट वाली बहस चलती रहती है। हाँ, कि खोज के लिए किसे भेजना बेहतर है। इंसान ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मौके पर फैसले ले सकते हैं, पर रोबोट भेजना कहीं ज्यादा सस्ता और सुरक्षित है। सही। लेकिन बात सिर्फ खोज की नहीं है, हाँ। है ना? कुछ लोग जैसे जेफ बेजोस, उनका कहना है कि हमें पृथ्वी से बाहर के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। उनका इशारा खास तौर पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ है। वहां खरबों डॉलर की धातुएं हो सकती हैं। तो आइडिया यह है कि भारी इंडस्ट्री को अंतरिक्ष में ले जाया जाए। हाँ, ताकि पृथ्वी मतलब रहने के लिए ज्यादा साफ सुथरी जगह बन सके, सिर्फ आवासीय। और जो ये स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बना रहे हैं, वो इस सपने को आर्थिक रूप से थोड़ा संभव बना रहे हैं। खर्चा कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें पृथ्वी से बाहर फैलना है तो मंगल ही क्यों? ज्यादातर बातें मंगल की ही होती हैं। देखिए, शुक्र या बुध तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, वहां टिकना नामुमकिन है। और जो गैस के बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि वगैरह, उन पर तो उतर ही नहीं सकते। अच्छा। तो बचता है मंगल। वो थोड़ा ठंडा है पर फिर भी वहां पानी मौजूद है, बर्फ के रूप में तो है ही, शायद कहीं कहीं तरल भी हो। और संसाधन? हाँ, जरूरी खनिज भी हैं। तो सिद्धांत रूप में वहां एक बेस बनाना और धीरे धीरे फैलना ये मुमकिन लगता है, बाकियों के मुकाबले ज्यादा आसान। ठीक है, तो मंगल शायद हमारा अगला ठिकाना हो। पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ? पृथ्वी पर जीवन के निशान बहुत पुराने हैं, लगभग 3.8 अरब साल पहले के। मतलब जैसे ही पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई, जीवन शुरू हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, ऐसा लगता है कि जो सामान्य केमिस्ट्री थी धरती पर, जियोकेमिस्ट्री, उसी से बायोकेमिस्ट्री यानी जीवन की केमिस्ट्री बन गई। तो क्या ये कहीं और भी हो सकता है? संभावना तो है। जो हालात शुरुआती पृथ्वी पर थे वैसे ही हालात कभी मंगल पर भी थे, और आज भी बृहस्पति के चांद यूरोपा पर शायद वैसे हालात हो। यूरोपा पर? बर्फ के नीचे?
हाँ, उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल समंदर हो सकता है। तो ये सोचना गलत नहीं कि जीवन शायद सिर्फ जटिल केमिस्ट्री का नतीजा है और ये कहीं और भी शुरू हुआ हो। तो मंगल पर जीवन के सबूत खोजना? हाँ, वो आज साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अगर वहां जीवन के सबूत मिल गए, चाहे वो अरबों साल पुराने ही क्यों न हो, तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। तो क्या हमारा यहाँ होना पृथ्वी पर ये कोई बहुत ही दुर्लभ घटना है? एक ग्रैंड टैक थ्योरी को भी जिक्र आता है। हाँ, ग्रैंड टैक थ्योरी ये एक दिलचस्प आइडिया है। ये कहता है कि हमारे सौर मंडल के शुरुआत में बृहस्पति और शनि ग्रह पहले अंदर की तरफ आए, फिर बाहर की तरफ गए। उनकी इस हरकत से क्या हुआ? इससे शायद अंदरूनी सौरमंडल में काफी उथल-पुथल हुई और सही मात्रा में मटेरियल जमा हुआ, जिससे पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बन सकें। अगर ये थ्योरी सही है, तो हमारे जैसे ग्रह बनना शायद वाकई काफी दुर्लभ हो सकता है। तो मतलब हमारा अस्तित्व बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है और ये सब ब्रह्मांड के नियमों के तहत हो रहा है। एक नियम है ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम, हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है कि ब्रह्मांड कुल मिलाकर व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ, एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस बड़ी अनिवार्य प्रक्रिया में बीच बीच में अस्थायी तौर पर जटिल चीजें बन जाती हैं, जैसे तारे बने, ग्रह बने और हाँ, जीवन भी बना। हम उसी जटिलता का एक छोटा सा अस्थायी हिस्सा हैं। अस्थायी मतलब हमारा अस्तित्व सीमित है। बिल्कुल, फिजिक्स के नियम अमरता जैसी किसी चीज की इजाजत नहीं देते। सब कुछ बदलता है, खत्म होता है। लेकिन ये सोचना भी तो कितना अद्भुत है कि ब्रह्मांड में धूल और गैस के कणों के ऐसे झुंड मौजूद हैं, यानी हम जो सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये वाकई कमाल है। हमारे शरीर में जो एटम है, वो अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के अंदर बने थे और अब वो यहाँ हैं हमारे रूप में कुछ समय के लिए। हाँ, सीमित जरूर है पर असाधारण भी। तो आज हमने ब्रह्मांड की इस अकल्पनीय विशालता को देखा, ब्लैक होल्स के रहस्य समझे, अंतरिक्ष में इंसानों के फैलने की संभावनाओं पर बात की और जीवन की उत्पत्ति और हमारे अपने अस्तित्व के गहरे सवालों को भी छुआ। ये समझा कि कैसे हमारा ये जटिल वजूद ब्रह्मांड की अव्यवस्था की तरफ बढ़ती यात्रा में एक छोटा मगर अद्भुत पड़ाव है। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारा ये जटिल और सोचने समझने वाला अस्तित्व ब्रह्मांड की अव्यवस्था की तरफ बढ़ने का बस एक अस्थायी नतीजा है, तो ये जानकारी हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे मूल्यों को किस तरह से देखती है या बदलती है।